चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है और अभी तक जो पहले 2 घंटे का जो मतदान था उसके अनुसार लगभग 10% अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जितने इनपुट्स हमारे सामने आ रहे हैं 119 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 9 बजे तक 8.52% मतदान हुआ था। अभी सुबह 7 बजे से तेलंगाना में वोटिंग जारी है। लोग बड़े उत्साह के साथ अपने घरों से निकल रहे हैं क्योंकि वो तमाम बड़े चेहरे जो फिल्मी पर्दे पर आते हैं या फिर सियासत के कारण छोटे पर्दे पर भी आते हैं, वो सब वोट डालकर अपना ये अपील कर चुके हैं कि आप भी वोट डालिए। मुख्य चुनावी टक्कर वहां पर जो नजर आ रही है उसके आधार पर किस तरीके से तीनों पार्टियां यानी बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं, सबसे पहले आपको यही सुनाते हैं। 100% confident we will win all the 4 states. 4 means including Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and one will be in fighting that northeast. मैं यही अपील करना चाहता हूं, एक अच्छे व्यक्ति को चुनाए, अच्छे पार्टी को चुने, वो देश के लिए, समाज के लिए, जनता के विकास के लिए काम करे, वही सरकार आना चाहिए। इसके लिए आम जनता सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कुछ भी करता है, कांग्रेस पार्टी कितने भी गिरावट जाकर इलेक्शन प्रचार करके लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रचार के ऊपर जनता विश्वास नहीं करना चाहिए। Ultimately, people supported BRS and this time also we believe people will support BRS. तो 2014 से 2018 तक के सफर में केवल टीआरएस बीआरएस नहीं हुई बल्कि 63 से 88 सीटों पर वो पहुंच गए थे। लेकिन ऋत्विक भालेकर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रेवंत रेड्डी के घर के बाहर से, वहां पर वो फॉलो कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष को इस समय। लेकिन पिछले कुछ महीनों में तस्वीर ऐसी पलटी है कि आज कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त ऋत्विक नजर आती है कि वो न केवल कड़ी टक्कर दे सकते हैं बल्कि हो सकता है सरकार भी बनाने का दावा पेश कर सके। जी बिल्कुल, सिर्फ आश्वस्त नहीं बल्कि 7वें आसमान छू रही है उनका आत्मविश्वास, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने वोट डालने से पहले ही ये विश्वास जताया है कि कहीं ना कहीं 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस जो है सत्ता में आएगी तेलंगाना में। बीआरएस के जो सत्ता है, जो शासन है, उससे अब लोग ऊब चुके हैं, ऐसा उनका दावा है। उनका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बड़े पैमाने पर काम करेगा और सत्ता से बाहर निकाल के उखाड़ के फेंक देंगी तेलंगाना की जनता बीआरएस को। केसीआर को मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। उन्होंने तो तारीख भी तय की है, वक्त भी तय किया है। उनका कहना है कि 10 दिसंबर को 10:30 बजे यहाँ पर शपथ विधि होगा और कांग्रेस का शपथ विधि होगा। हालांकि हमने उनको पूछा कि क्या मुख्यमंत्री पद के ऊपर आपका दावा है, आप चेहरा है तेलंगाना में कांग्रेस का, तो उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं क्रिकेट टीम में जैसे बीसीसीआई क्रिकेट टीम चुनता है और उसके बाद कैप्टन चुना जाता है, उसी तरह टीम चुनने का काम तो पूरा हो चुका है। कैप्टन कौन होगा ये हमारी सीएलपी बताएगी। देखना ये जरूरी होगा कि क्या ये दावे जो है वो खरे उतरते हैं। अब चुनाव नतीजा क्या आता है, एग्जिट पोल 5 बजे के बाद से तो आना शुरू हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस काफी आत्मविश्वास में दिख रही है तेलंगाना में। अब्दुल बशीर भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस का आत्मविश्वास तो अब्दुल है, पर बीआरएस भी की तरफ से भी यह दावा किया जाता है कि वो आश्वस्त हैं पूरी तरीके से। ओवैसी जिस तरीके से खड़े हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि कांग्रेस तो नहीं, वो सबसे ज्यादा कटाक्ष जो है वो राहुल गांधी पर ही मारते हैं। वो अमेठी तक पहुंच गए उनके ऊपर आरोप मढ़ते हुए, मतलब आरोपों में। जी बिल्कुल, देखिए तेलंगाना चुनावी माहौल जब बना, ये बात तो क्लियर थी कि बीआरएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस का ग्राफ लगभग कर्नाटका चुनाव के बाद बढ़ता दिखाई दिया और उसका असर हम पड़ोसी राज्य जो है तेलंगाना पर भी ज्यादा पड़ता दिखाई दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी का एक ही स्टैंड था कि जैसे भी इंडिया का जो है गठबंधन बनेगा उसमें ओवैसी की पार्टी या केसीआर की पार्टी हिस्सा नहीं होगी, ये उनका क्लियर स्टैंड था। लेकिन इसके बाद जब चुनावी माहौल भड़का, चुनावी माहौल शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक
कांग्रेस का एक ही स्टैंड है कि वो बीजेपी के जो बीआरएस के साथ अपना गठबंधन नहीं करेगी, एमआईएम के साथ भी नहीं करेगी। और एमआईएम का असदुद्दीन ओवैसी का क्लियर स्टैंड है कि वो अपने लिए लड़ रहे हैं, साथ में जहां पर उनके विधायक नहीं ठहरे हैं, उनके कैंडिडेट्स नहीं है, वहां पर बीआरएस का समर्थन लोग करें, ये उनका स्टैंड है। और उनको वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि बीआरएस अपनी जो है यहाँ पर सरकार बनाएगी, ये एआईएमआईएम का भी कहना है और बीआरएस ने भी यही कहा है। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में 88 सीट से जो है बीआरएस पार्टी ने विजेता प्राप्त की, लेकिन अभी अगर हम माने तो वो भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि उनका ग्राफ गिरा है, उनका नंबर जो है पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, कविता जी ने भी आज कहा केसीआर की बेटी ने कि वो सेंचुरी क्रॉस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे लोग हैं पार्टी में जो मानते हैं कि ग्राफ गिरा है और सत्ता में जो है आना थोड़ा जो है कांग्रेस की टक्कर जो है वो काफी मजबूत मानी जा रही है। तो इस तरीके का ग्राफ जो है ये बहुत दिलचस्प रहा है। कांग्रेस ने लगातार बीआरएस को बीजेपी के साथ जोड़ते हुए ही आगे बढ़ी है। यही एक मुद्दा रखा है कि बीआरएस और बीजेपी एक साथ है और एआईएमआईएम भी बीआरएस की मदद कर रही है कांग्रेस के खिलाफ। तो इस तरीके का जो है एक रूट मैप जो है सेट किया कांग्रेस ने और यहां तक पहुंचे हैं लोग। अभी एंटी इनकम्बेंसी में लोग यही सोच रहे हैं कि अगर वो बीजेपी को वोट डालेंगे तो वो जाएगा बीआरएस को। तो इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। अगर हम बीआरएस की बात करें तो लगातार उन्होंने भी यही बात कही है कि जो राज्य में यहाँ पर बीआरएस पार्टी है यही बीजेपी को चुनौती दे सकती है। उदाहरण देते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने कोलकाता में जो है बीजेपी के खिलाफ कड़ी चुनौती दिया, वहां पर कांग्रेस कहीं दिखी नहीं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने टक्कर दी है और चेन्नई में स्टालिन की सरकार ने बीजेपी को शिकस्त दी है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बीआरएस पार्टी ही बीजेपी को शिकस्त दे सकती है। तो इस तरीके का माहौल जो है बनाया गया कि ये सामने वाले जो बाकी दो हैं वो मिले हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन इस सब के बीच जनता जागरूक है और समझती है इन बातों को। बीजेपी के लिए एक दिक्कत शशि जी हो जाती है, वो ये भी दक्षिण भारत राज्यों में, भारतीय राज्यों में, कि भाषा। अब तेलुगु स्पीकिंग अगर हम मोटे तौर पर बड़े चेहरों को देखें तो यहाँ पर या तो उनके राज्यसभा सांसद हैं के लक्ष्मण या फिर उनके जो अध्यक्ष हैं किशन रेड्डी। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है, चाहे आप योगी आदित्यनाथ को ले जाएं, हेमंत बिस्वा शर्मा को ले जाएं, लेकिन आपको मालूम है कि स्थानीय भाषा का प्रभाव अलग होता है। देखिए, अगर राष्ट्रीय नेताओं को देखें तो कांग्रेस भी उसी तरीके की साबित होगी जैसी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आपकी बात में वजन दो तरह से है। कांग्रेस का वहां पर संगठन जो है 100 साल से ज्यादा पुराना है दक्षिण में। भारतीय जनता पार्टी वहां आमद कर रही है। आरएसएस ने वहां पर बहुत काम किया है, लेकिन वो काम भी अभी पार्टी को कितनी मजबूती दे पाएगा उसका सबसे बड़ा इम्तहान यही है। और एक और विवाद जो खड़ा किया, जैसे सबसे पहले अपने पिछले कार्यकाल में सिद्धारमैया ने शुरू किया था हिंदी के खिलाफ बोलना, क्योंकि वो ये जानते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आएगा तो हिंदी में बोलेगा। तो उन्होंने हिंदी का एक विवाद खड़ा किया, फिर एक अनावश्यक विवाद तमिलनाडु में खड़ा कर दिया गया। ये सारे विवाद अपने वोटर को कंसोलिडेट करने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति अविश्वास पैदा करने के लिए है कि भाई अगर इनको आप वोट देंगे तो ये हिंदी हमारे ऊपर थोप देंगे। तो ये साउथ में एक ये प्रवाद फैलाया जाता है और मुझे लगता है कि बीजेपी को इस पर काम करने की जरूरत है कि हम हिंदी को थोपना नहीं चाहते। हम आपका भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि हम अपनी हिंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। आपका सवाल बिल्कुल ठीक था। दिलचस्प तो ये है कि यहीं से वो सारी फिल्में भी निकली जिन्होंने हिंदी फिल्मों को भी उतनी ही बड़ी चुनौती दी और उस बैरियर को भी मिटाया, उस विभाजन को भी मिटाया कि भाषा जरूरी है एक फिल्म के हिट होने के लिए, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के हिट होने के लिए भाषा जरूरी है। देखिए, फिल्मों को बाजार चाहिए, वो चाहे उत्तर की फिल्में हो दक्षिण का बाजार चाहिए और दक्षिण की फिल्मों को उत्तर का बाजार चाहिए, तो इसलिए वो भाषा की दीवार टूट जाती है। राजनीति की समस्या ये है कि राजनीति अपने को कंसोलिडेट करती है, तो वहां वो भाषा का एक मुद्दा खड़ा करती है। ये दक्षिण और उत्तर का फर्क है। और देखिए, ये समस्या सिर्फ दक्षिण तक ही नहीं है। ममता बनर्जी ने जब बंगाल अस्मिता का मुद्दा उठा दिया था पूरा, मोदी जी गुजरात अस्मिता पर ही पूरा चुनाव लड़ते रहे जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो ये क्षेत्रीय अस्मिता, अभी भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया का नारा दिया, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, और उसी तर्ज पर इस बार अशोक गहलोत ने भी कहा भाई मेरा दिल है राजस्थानी। उनके पूरे कैंपेन का जो है वो राजस्थानी। तो ये क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में अक्सर टकराव भारतीय राजनीति में होता रहा है। एक बात मैं और कहूंगा कि तेलंगाना, आपने जो पिछले उसमें कहा था कि तेलंगाना बनने से पहले कांग्रेस का बड़ा आधार था वहां,
2009 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजशेखर रेड्डी ने तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था, टीआरएस का, बिल्कुल। और राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद दोबारा तेलंगाना आंदोलन हुआ शुरू। तो तेलंगाना में कांग्रेस की, जैसा शशि जी कह रहे हैं, जड़ें पहले से बहुत मजबूत रही हैं। वो सुप्ता अवस्था में चली गई थी कांग्रेस अपने तमाम कारणों से। एक इंटरेस्टिंग बात श्वेता जो आपके सवाल से मेरे दिमाग में आई कि भारतीय राजनीति, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लेकिन राजनीति और समाज जैसे अलग तरह से चल रहे हैं। मैं अपना निजी उदाहरण, अपना निजी अनुभव आपसे शेयर करता हूं। 1980 की शुरुआत में अगर हम चेन्नई जाते थे, 1980 की शुरुआत में अगर हम कोलकाता जाते थे, पहली बात तो कोलकाता नहीं हुआ था, कलकत्ता था और तब मद्रास था। तो वहां पर अगर आप हिंदी में किसी से पता पूछते थे, कलकत्ता में तो नहीं, कलकत्ता में बड़ा वो हे दृष्टि से देखकर अक्सर लोग आगे बढ़ जाते थे, लेकिन चेन्नई में हमें रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता था। आज वो स्थिति बदल गई है, क्योंकि कॉरपोरेट्स ने, प्राइवेट नौकरियों ने, हिंदी सिनेमा ने और अब साउथ का सिनेमा वही काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज, संस्कृति और कला ने तो देश को जोड़ा, लेकिन राजनीति आज भी विघटनकारी तत्व की भूमिका में है, जिसे सुधरना होगा। संजय जी, लेकिन शशि जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब 80 के दशक में जब आप जाते थे, तो आप कह रहे हैं कि अगर आप बंगाल में हिंदी बोलें या तमिलनाडु में हिंदी बोलें तो उस वक्त एक तरह से लोग हे दृष्टि से देखते थे या निकल जाते थे, और आज ये स्थिति नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्षेत्रीय पहचान कमजोर पड़ी है। मुझे लग रहा है दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, पैरेलल चल रही है, परस्पर सम्मान बढ़ गया। क्षेत्रीय पहचान और आज ज्यादा मजबूत हुई है। आप मद्रास जाने की बात कर रहे हो और मैं दिल्ली आने की अगर बात करूं, तो जिस वक्त हम दिल्ली आए आज से 15 साल पहले, किसी भी गाड़ी के पीछे में कोई जाति सूचक चिन्ह हमें दिखाई नहीं पड़ता था, ब्राह्मण, राजपूत, दलित और तमाम। और आज तमाम गाड़ियों के पीछे में एक पहचान दिखाई पड़ती है। तो दोनों मॉडर्निटी भी बढ़ रही है दिल्ली में, लेकिन साथ साथ आप देखें कि ये जो पहचान है, जो आप प्राइमोडियल आइडेंटिटीज, चाहे वो क्षेत्र की आइडेंटिटी हो, कास्ट की आइडेंटिटी हो, वो भी साथ साथ और जहां पर राज्य का गठन ही उस क्षेत्र के पहचान के जरिए होता है संजय जी, वहां पर इसका असर रहता है। आपके पास अगर उस भाषा में बोलने वाले नेता नहीं है, प्रभावी नेता नहीं है, तो इसका असर। बिल्कुल मैं सहमत हूं श्वेता जी आपसे कि ये भी एक बीजेपी की दिक्कत है तेलंगाना में। ये जरूर है, शशि जी ने कहा कि कांग्रेस की भी ये दिक्कत है, लेकिन शशि जी ने उत्तर सवाल के साथ जवाब भी दिया। कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं, तो अगर जिस पार्टी के पास क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले बड़े नेता ना हो, तो ये तो एक ड्रॉबैक है, एक हैंडीकैप है, और बीजेपी को इसका सामना करना पड़ रहा है तेलंगाना में। नहीं, एक बात जो शशि जी ने कहा, दरअसल जो अजनबियत थी, अजनबीपन था जो हिंदी को लेकर के गैर हिंदी भाषी राज्यों में, वो पिछले 20, 25, 30 सालों में टूटा है। उनका अपना आग्रह अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति मजबूत है, उसमें कोई कमी नहीं है। तमिलनाडु में तमिल के प्रति उनका आग्रह वैसे ही मजबूत है जितना पहले था, लेकिन हिंदी के प्रति जो अजनबीपन था वो खत्म हुआ है। उसमें फिल्में, संस्कृति, क्रिकेट, बहुत सारी चीजों का इसमें योगदान है, मीडिया। लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस हद तक टक्कर में है कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि वो आत्मविश्वास नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस भी उनका नजर आ रहा है कि हम तो यहां से अब सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। क्या परिवर्तन ऐसा हो गया कि मतलब 88 सीटें कम नहीं होती हैं जहां 119 कुल विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव हो रहे हो, और कांग्रेस जो कि 21 से 19 पर गिरी थी, उसको बेहतर भी नहीं हुआ था उसका। ये सेल्फ गोल्स हैं बीआरएस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से की हुई मेहनत है। मुझे लगता है कि 2-3 फैक्टर हैं जिसमें काम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो चंद्रशेखर राव ने जिस तरह से अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ाई और टीआरएस का नाम उन्होंने बीआरएस किया, तो जो गलती, जैसा कि शशि जी ने भी कहा, जो गलती एनटीआर ने की थी कि तेलुगु देशम को भारत देशम बना दिया था, वही गलती उनसे हुई। और उससे जो टीआरएस की एक विशिष्टता थी, जो उसकी पहचान थी, तेलंगाना उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ था, वो एक तो कमजोर हुआ। दूसरा, 10 साल का एक शासन होता है, 10 साल के शासन के बाद तमाम उम्मीदें, हालांकि बहुत अच्छे काम भी तेलंगाना में किए हैं किसानों को, जिसकी वजह से आज लड़ पा रही है बीआरएस। जिस तरह किसानों को उन्होंने वहां पर तमाम योजनाओं के तहत सहायता पहुंचाई है और बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक 10 साल का एक फटीग फैक्टर, एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। और तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि कांग्रेस ने जिस तरह हिमाचल और कर्नाटक जीता, उसके बाद जो कांग्रेस का वर्कर और वोटर था, जो सुप्त पड़ा हुआ था, जो कंफ्यूज था कि बीजेपी के साथ जा नहीं सकता, बीआरएस के साथ मजबूरी में जा रहा था क्योंकि गैर बीजेपी पार्टी, वो एकदम से खड़ा हो गया। और फिर क्षेत्रीय नेतृत्व की मेहनत,
ये सारी चीजें मिला करके कहीं ना कहीं उसने कांग्रेस को ताकत दी और बीजेपी ने जैसे अपने को विड्रॉ किया, वो विड्रॉल मोड में गई।